नमस्कार, मैं हूँ शोभा। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बसंत की सच्चाई इस गद्य पाठ के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इस गद्य पाठ में एकांकी में मैं कल कुछ अंशों को आपको दोहराती हूँ। पहला अंश है बच्चों, बाजार में लोग सामान खरीदते हैं, बेचा करते थे। उस समय 10-12 साल का एक लड़का, उसका नाम था बसंत। वह नंगे पैर, फटे कपड़े पहने, हाथ में सामान संभाले हुए कुछ सामानों को लेकर इधर उधर घूम रहा है। वह दिखने में गरीब लग रहा है बच्चों। वह आने वाले लोगों से कहता है, दिया सलाई लीजिए, बटन लीजिए, छन्नी लीजिए, इस तरह पूछ रहा है। सब लोग उसे देखते हैं, मगर कोई भी उनके सामानों को नहीं खरीदता, देखकर आगे चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। तब एक व्यक्ति, कद्दरदारी व्यक्ति आते हैं बच्चों। उसका नाम है पंडित राजकिशोर जी। उन्हें देखकर बसंत को लगता है, यह मेहमान, यह व्यक्ति मेरे सामानों को खरीद लेगा। इसे समझकर बसंत राजकिशोर जी को प्रेरित करता है अपने सामानों को खरीदने के लिए। पर राजकिशोर जी कोई भी सामान की आवश्यकता ना होने पर वह साफ इनकार कर देते हैं। पर बसंत उन्हें कहता है, रुआसा होकर कहता है, सवेरे से कुछ नहीं बिका है, आपको देखकर बड़ी आशा थी, एक सामान तो खरीद लीजिए। ऐसे मजबूर करता है। तब राजकिशोर जी उन्हें पैसे देने के लिए अपने जेब टटोलते हैं। तब बसंत कहता है, मैं ऐसे ही पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है। इस बात को सुनते ही राजकिशोर जी को बसंत पर दृष्टि डालते हैं और समझ लेते हैं बसंत एक स्वाभिमानी लड़का है। इसे देखकर राजकिशोर जी अपने जेब पर 1 रुपए का नोट निकाल लेते हैं और बसंत को देते हैं और कहते हैं, तुम समझ लो, मैंने एक वस्तु खरीद ली है। पर बसंत छन्नी ले लेने के लिए मजबूर करता है, तो वो मान लेते हैं और 1 रुपए का नोट लेकर वह बसंत बाजार की ओर बुनाने के लिए, चिल्लर या छुट्टा लाने के लिए बाजार की ओर जाता है। बच्चों, इस दूसरे भाग में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ को पहले देखेंगे। बच्चों, मैं शब्दार्थ पहले ही लिख चुकी हूँ। बुना लाना, इस शब्द का अर्थ है बड़े सिक्के को चिल्लर, छुट्टे के रूप में बदलना। बुना लाना ದೊಡ್ಡ ನಾಣ್ಯವನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು। ಓಸಾರ, इसका अर्थ है ಬರಮಗ। ಓಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಡಸಾಲೆ, ಮೊಗಸಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। शक्ल, इसका अर्थ है स्वरूप। व्यग्रता का अर्थ है व्याकुल, बेचैन। व्यग्रता ಅಂದ್ರೆ व्याकुलराಗುವುದು, चिंतितराಗುವುದು ಅಂತ। बच्चों, आइए अब हम इस एकांकी के दूसरे दृश्य की ओर बढ़ेंगे। इसका आदर्श वाचन करूंगी। आप सब अपना किताब खोल लीजिए और देखिए। दूसरा दृश्य, स्टेज पर जरा सा परिवर्तन के साथ पहले जैसा दृश्य, एक और किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। हल्का शोर है, संध्या हो गई है, लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष है। उसकी शक्ल
बसंत से मिलती है वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है, उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप, क्यों जी, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति, हाँ। प्रताप, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। प्रताप आगे बढ़ता है और एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं। प्रताप, हाँ हाँ वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करके, उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? प्रताप, हाँ। दूसरा व्यक्ति, बस वे वही रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है। प्रताप, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, राजकिशोर, कौन? खिड़की से जंप कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप, जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूँ। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? प्रताप, आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी बेची थी। राजकिशोर, हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छन्नी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था। प्रताप, वह नोट बुनाने गया था, मगर जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया, मोटर उसके ऊपर से निकल गई। राजकिशोर, अचरज, क्या मोटर उसके ऊपर से निकल गई? प्रताप, स्वर गिरता है, उसका सामान, पैसे सब बिखर गए, उसके दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर, भाई पैर कुचले गए? प्रताप रुहासा, जी हाँ, और इसलिए वह आपके पास ना आ सका। वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपको 14.5 आने लाया हूँ। राजकिशोर, खोया खोया, मेरे 14.5 आने लाए हो? उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे वह अब कहाँ हैं? प्रताप, घर। राजकिशोर, घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं। राजकिशोर, कोई नहीं? प्रताप, जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों बीको अहीर के घर में रहते हैं। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप क्या? प्रताप रो पड़ता है, वे मारे गए, दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। राजकिशोर, खोया खोया, उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों बीको अहीर के घर में रहते हो? एक दिन जगा कर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अभी। प्रताप, आप मेरे साथ चलेंगे? राजकिशोर, हाँ, अभी चलो, आगे बढ़ते हैं, पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? प्रताप, अहीर टीले में। राजकिशोर, अंदर की ओर देखकर, अमर सिंह, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो, बीको अहीर का घर पूछ लेना, मुड़कर आओ बच्चे, चले। प्रताप चकित विस्मित उन्हें देखता है, फिर ढंग सा उनके आगे आगे जाता है, पर्दा गिरता है। बच्चों, तीसरा दृश्य का आदर्श वाचन करूंगे, सुनिए। स्टेज पर एक कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य, जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से कराह उठता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप, यह रहा साहब। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। बसंत चकित होकर, आप आए हैं? राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा, देखूं?
राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं, किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बांधी है। चूते ही चीख निकल जाती है। बसंत ओंठ बीच कर आह खींचता है। बसंत ओह ओह। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह देखते हैं। राजकिशोर नहीं नहीं, घबराओ नहीं। बसंत दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए अब आपके पैसे ना लौटा सका। राजकिशोर उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। बसंत डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर जी हाँ, जरा देखिए तो। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ओंठ बीचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं। राजकिशोर क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर गंभीर पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। डॉक्टर जी हाँ, कर आइए, मैं तब तक इंजेक्शन लगाता हूँ। बसंत आंखें खोलकर आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। राजकिशोर हंसकर तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। बसंत ओंठ बींचता है। प्रताप बाई का सिर थामता है और पर्दा गिरता है। बच्चों, ये था बसंत की सच्चाई, दूसरे भाग के आदर्श वाचन। अब सुना, आइए मैं आपको एक कथा के रूप में अब आगे के बारे में बताऊंगी। बच्चों, इस नाटक का दूसरे भाग में एक स्टेज सजा हुआ है। उस स्टेज में किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। हल्का सा धीमी से शोर हो रहा है। सायंकाल हो रहा है। बच्चों, लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में से एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आ रहा दिखाई देता है। वह नंगे पैर में है, उनके भी कपड़े फटे हुए हैं। उसका आयु लगभग 10 वर्ष है। प्रताप का 12, बसंत का 12 वर्ष है, प्रताप का 10 वर्ष। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह कोई नहीं, बसंत का छोटा भाई है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है, यानी व्याकुलता है उसके मुख पर। देखिए, अब प्रताप पूछता है, क्यों जी, किशनगंज यही है? किशनगंज का बोर्ड देखकर प्रताप पूछ रहा है, किशनगंज यही है? एक व्यक्ति उत्तर देते हैं, हाँ। प्रताप फिर से पूछता है, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? एक व्यक्ति कहता है, कौन राजकिशोर? प्रताप, जो लेक्चर देते हैं, मजदूरों की बस्ती में जाते हैं। एक व्यक्ति, मैं नहीं जानता, आगे पूछो। उस व्यक्ति को राजकिशोर के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो कहता है,
मुझे कुछ नहीं पता, तुम आगे पूछ लेना। प्रताप आगे बढ़ जाता है और एक दूसरा व्यक्ति मिलता है, उनसे पूछता है प्रताप, क्यों जी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? दूसरा व्यक्ति कहता है, कौन पंडित राजकिशोर? वे जो मजदूरों के नेता हैं हो? प्रताप, हाँ हाँ वे ही। दूसरा व्यक्ति इशारा करता, ये है, अंगूठा दिखाना है, इशारा। वे उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना, वही उसका मकान है, उसका घर है। प्रताप, हाँ धन्यवाद कह के वहां से जाता है। दूसरा व्यक्ति, बस वे वही रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने आकर पुकारता है। कैसे पुकारता है प्रताप? राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है, राजकिशोर जी खिड़की से झांक कर देखते हैं, कौन? क्या बात है भाई, कौन हो तुम? ऐसे पूछते हैं। प्रताप उत्तर देता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। राजकिशोर, तुम्हारा भाई? ठहरो मैं बाहर आता हूँ। ऐसे कहकर बाहर आते हैं और पूछते हैं, तेरा भाई कौन है बच्चा? प्रताप, जो दोपहर को उसने आपको एक चन्नी बेची थी, इस दोपहर को। राजकिशोर, हाँ याद करते हैं, हाँ आज मैंने एक लड़के से एक चन्नी ली थी, 1 रुपए का नोट दिया था मैंने, चन्नी लेकर उन्हें 1 रुपए का नोट दिया था। प्रताप, हाँ वह नोट बनाने गया था, मगर जब बुना कर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। देखो, कहता है राजकिशोर जी से, प्रताप आप नोट दिए थे, तब मेरे भाई बसंत ने उस नोट को चिल्लर चुट्टा लाने के लिए बाजार की ओर जा रहा था, तब उन्हें वह मोटर के नीचे आ गया और उसके दोनों पैर कुचले गए। राजकिशोर को आश्चर्य होता है बच्चों, मोटर के नीचे, मोटर उसके ऊपर से निकल गई, ऐसे आश्चर्य से पूछते हैं। प्रताप कहता है, उन्हें दुख होता है बच्चों। वह कहता है, उसका मेरे भैया का सामान पैसा सब बिखर जाते हैं और उसके दोनों पैर कुचले जाते हैं। राजकिशोर जी को भय होता है, दोनों पैर कुचले गए। प्रताप रुआंसा दुख होकर, जी हाँ, और इसलिए वह आपको पैसा लौटा ना सका, ऐसा कहता है। वह बेहोश हो गया था, बड़ी मुश्किल से उसे घर ले आए हम। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपको पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 14.5 आने लाया हूँ, ऐसा कहता। राजकिशोर कोया मेरे 14.5 आने लाए हो, उसने भेजे हैं, लेकिन बच्चे अब वह कहाँ है? ऐसे पूछते हैं। प्रताप घर में है, ऐसा उत्तर देता है। राजकिशोर घर में कौन कौन है? ऐसे पूछने पर प्रताप कहता है, कोई नहीं। राजकिशोर जी को आश्चर्य होता है, वो फिर पूछते, कोई नहीं है तुम्हारे घर में बेटा? प्रताप कहता है, जी हाँ, मैं और मेरा भाई हम दोनों बीको हेर के घर में रहते हैं, ऐसे कहता है। राजकिशोर, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ऐसे पूछने पर प्रताप रो पड़ता है। क्यों रो पड़ता है? क्योंकि उनके माँ बाप नहीं है ना, इसलिए। आपको भी माँ बाप बहुत पसंद है ना, वो ही हमारे ईश्वर है ना बच्चों। उन्हें अच्छे से देखना बच्चों, देखभाल करना उन दोनों का। रो पड़ता है, वे मारे गए दंगों के दिनों में उन्हें मारा गया, ऐसा किसी ने उन्हें मार डाला, ऐसा
बोलकर वह रो पड़ता है। राजकिशोर उन्हें सांत्वना देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों बीकू अहीर के घर में रहते हो, रो मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। ऐसे कहकर प्रताप को लेकर वो दोनों अहीर टीले में पहुँचते हैं। अहीर टीले में पहुँचते हैं। अहीर टीले में पहुंचकर बीकू अहीर के घर में देखते हैं, बच्चों अंदर की ओर देखते हैं। राजकिशोर अहीर टीले में पहुंचने से पहले उसके नौकर, राजकिशोर जी के नौकर अमर सिंह को कहते हैं, मैं अहीर टीला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर अमर सिंह को अहीर टीले में लेकर आना। एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई है, जल्दी करो, आप बीकू अहीर का घर पूछ लेना। इसे कहकर चकित विस्मित होकर प्रताप राजकिशोर जी को लेकर अहीर टीला पहुंचता है। बच्चों, तीसरा दृश्य में स्टेज पर एक कच्चे घर का दृश्य है। अंदर के वो सारे का दृश्य है। जमीन पर दरी बिछी है, उस पर बसंत लेटा है, रह रह कर दर्द से खराब होता है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश होता है। प्रताप, यह देखे साहब, ये है बसंत। राजकिशोर, अरे यह तो जमीन पर लेटा है। बसंत, आश्चर्य होता है बसंत को। राजकिशोर जी अपने घर के अंदर है ना, इसे देखकर बसंत को आश्चर्य होता है और कहता है, आप आए हैं मेरे घर। राजकिशोर, कहाँ चोट लगी है बेटा? देखिए कितनी मानवीयता भरी है राजकिशोर जी के मन पर। एक गरीब लड़के के घर में आकर उसकी पूछताछ कर रहे हैं, उसका क्षेम समाचार पूछ रहे हैं। राजकिशोर पास आकर टांगे देखते हैं किसी ने फर्स्ट एड कर दी है, बसंत के पैर को किसी ने फर्स्ट एड कर दी है और पट्टी भी बांधी है। छूते ही, उस पट्टी को छूते ही बसंत दर्द से चीखता है, ऊंट बीचकर चीखता है। हमें भी ज्यादा दर्द होने से हम भी क्या करते हैं, ऊंट बीचकर चीखते हैं। राजकिशोर कुछ देर इसी तरह बसंत को देखते रहते हैं। राजकिशोर, नहीं, तुम मत घबराओ बेटा। बसंत, दर्द से कराहते हुए, मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए आप तब आपके पैसे ना लौटा सका। देखिए, उन्हें दर्द होता रहता है। ऐसी स्थिति में भी बसंत कहता है राजकिशोर जी को, मैं मोटर से टकरा गया, इसलिए मैंने आपके पैसे नहीं लौटा सका। राजकिशोर, उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। इसे सांत्वना देते हैं। बसंत कहता है, डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर प्रवेश करता है। क्यों ऐसा कहता है बसंत? क्योंकि वह बहुत गरीब है। डॉक्टर को देने के लिए उसके पास, बसंत के पास पैसे नहीं है ना, इसलिए वह घबरा कर कहता है, डॉक्टर को बुलवाया है। डॉक्टर जी अंदर प्रवेश करते हैं बसंत के घर में। हेलो पंडित जी, मैंने इसे बाजार में देखा है। कहते हैं, डॉक्टर, पंडित जी मैंने इसे बाजार में देखा है। राजकिशोर कहते हैं, हाँ। डॉक्टर पैर देखते हैं, बसंत के दोनों पैरों को चेक करते हैं। बसंत जोर से उन्हें दर्द हो रहा है ना, इसलिए वोट बीचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। भाई के दुख को देखकर प्रताप के आंखों में आंसू जाते हैं। तब वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। देखो, वो दुख से अपने भाई को देख रहा है और डॉक्टर को भी देख रहा है। उन्हें भय है, डॉक्टर अपने भाई के दोनों पैरों के बारे में क्या कहेंगे, संदेह हो रहा है। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, राजकिशोर, क्यों डॉक्टर, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर जी, ये ठीक हो जाएगा ना?
ऐसे पूछते हैं राजकिशोर। तो क्या हुआ? पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी इसकी पैर की हड्डी टूट गई है, स्क्रीन करके देखना होगा। क्या है? पैर की हड्डी टूट गई है। हड्डी हड्डी क्या है बच्चों? मोड़े टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा। स्क्रीन यानी एक्सरे करके, स्क्रीन करके देखना है, इसे कहते हैं। दूसरा पैर ठीक है। देखिए, एक पैर की हड्डी टूट चुका है शायद, दूसरा पैर तो ठीक है, ऐसे कहते हैं। और इसे अभी अस्पताल ले जाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। राजकिशोर कहते हैं तो चले, अभी चले, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ, ऐसे कहकर बाहर जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं तब तक आप एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कीजिए, मैं इसे एक इंजेक्शन लगाता हूँ, इसे कहते हैं। बसंत आंखें खोलकर कहता है, आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। इसका अर्थ है बच्चों, उसके पास इंजेक्शन के लिए भी पैसा नहीं है। माँ बाप नहीं है तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, है ना? हम एक क्षण भी ऐसा एहसास नहीं कर सकते, है ना बच्चों? राजकिशोर हंसकर, तुम चिंता मत करो। देखिए कितने प्रामाणिक व्यक्ति है। कौन? राजकिशोर जी। मानवीयता भरी है उसके अंदर। तुम चिंता मत करो, तुम चुपचाप लेटे रहो बेटा। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा, ऐसा कहते हैं। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ गुण, दुर्लभ यानी ಏನಂದ್ರೆ किसी में भी नहीं होता, ऐसे अति आवश्यक सच्चा गुण है। क्या है वह? ईमानदार। क्या है? ईमानदार, ईमानदार। डॉक्टर प्रताप की सहायता से बसंत को एक इंजेक्शन करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। बसंत के मुख पर शांति की छाया आती है और कृतज्ञता भी उभर आती है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से बसंत ऊँट बींचकर रोता है। प्रताप भाई का सिर ताम रहा है और इस नाटक का पर्दा गिरता है। बच्चों, इस सरलता को मालूम हो गया है ना बच्चों? बच्चों, आपको छोटी कथा के रूप में कन्नड़ में अर्थ बताऊंगी। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ರಂಗಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಿಶನ್ಗಂಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಹರಿದಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮುಖ ಬಸಂತನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಸಂತನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ. ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಪ್ರತಾಪ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕಿಶನ್ಗಂಜು ಅಂದರೆ ಇದೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ, ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವಾಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೀದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಾಪ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಓ ಯಾರು ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್? ಓ ಅವರು
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಾಯಕರ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅದೇ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಪರ್ದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವನು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನೀಲಿ ಪರ್ದೆ ಇರುವಂಥ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರೇ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರೇ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಪ್ಪ, ಯಾರು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪು ತನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ತಡಿ, ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಲರಿಯನ್ನು, ಟೀ ಕಾಫಿ ಸೋಸುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜಾಲರಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ₹1 ನೋಟನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪ್ರತಾಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೋಟನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವನು ಮೋಟಾರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ಅವನು 2 ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು, ಮೋಟಾರನ್ನು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವನು 2 ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ಅಲ್ಬೇಡ ಮಗು, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನವನು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಾಪ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅವನು ನಿಮಗೆ 14.5 ಪೈಸೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಕೊರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಇವನು ನನ್ನ 14.5 ಪೈಸೆ ರೂಪಾಯಿನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವನು, ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾದಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಹೀರ್ ಅಂದರೆ ಗೊಲ್ಲರು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂದಾಗ, ಬೀಕು ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರೋ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹತ್ತಾಗ ಪ್ರತಾಪನನ್ನು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಲ್ಬೇಡ ಮಗು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರತಾಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಹೀರ್ ಟೀಲಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ನೌಕರನಾದಂತಹ ಅಮರಸಿಂಹನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಮರ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಹೀರ್ ಟೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೀಕು ಅಹೀರನ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡು. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಅವನನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಲೇಬೇಕು, ನೀನು ಜಲ್ದಿ ಬಂದುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು, ಪ್ರತಾಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಹೀರ್ ಗೊಲ್ಲರ ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದುರ್ಬಲವಾದ ಮನೆ ಪಡಸಾಲೆಯ ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ಆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಡಿ ದಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಅದನ್ನು ಹಾಸಿದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಸಂತ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಗು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನನ್ನು ಕಾಲನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಸಂತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ 2 ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ಬಿಡ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಬಸಂತನನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವನ 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ರಾಜ್ಕಿಶೋರ್ ಅವರು, ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಸಂತ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ
ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕಿಶೋರ್ ಅವರು ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಮಗು, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗು, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಇವನು ತುಂಬ ಬಡವ, ಆದರೆ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪನ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಸಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆವಾಗ ವಸಂತ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಚಿಮ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಸಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಾಪ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಸವರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ನಾಟಕದ ಪರದೆ ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. बच्चों आपको कैसा लगा इस बसंत की सच्चाई दूसरे भाग का अर्थ आपको मालूम हो गया? बच्चों मैं आपको गृह कार्य दूंगी, सुनिए, लिखिए बच्चों। आपके किताब में 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, है ना अभ्यास इसका। आपको उत्तर लिखना है बच्चों। प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया, बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला है बसंत राजकिशोर के पास क्यों नहीं लौटा, दूसरा है प्रताप राजकिशोर के घर क्यों आया। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है बच्चों। ये था बसंत की सच्चाई दूसरे भाग का अर्थ। आप मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।